हम लोग जुडिशरी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, है ना, और हम लोग यूनियन और स्टेट के बारे में भी क्या आइडिया ले चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिटीजनशिप, ये सब काफ़ी हद तक हमारे पोर्शन जो है पॉलिटी के हो चुके हैं। अब हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ज़्यादा आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, बट ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर में ज़्यादा आ जाते हैं चैप्टर का स्कोप। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ आर इंटरलिंक्ड, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नॉर्मली इसको हम लोग PRI कहते हैं। क्या कहते हैं? PRI। अगेन द सेम mentoring work is there, that you have to read the books line by line, word by word. पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। अगर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट के कितने लेवल है वर्क करने का, तो गवर्नेंस, तो एक तो आपका सेंटर का गवर्नेंस है, एक स्टेट का गवर्नेंस है, और एक पंचायत का गवर्नेंस। 3 tier सिस्टम, नहीं दिख रहा है ना? सेंटर, स्टेट एंड पंचायत। पंचायत जो है ग्रास रूट लेवल का है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जो है वो पंचायत है। तो पंचायत आज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। पंचायत रूरल एरिया का है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दे हेल्प पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। आप एक बात बताइए कि नॉर्मली आप लोग सभी जो विलेज बैकग्राउंड के हैं पंचायत के बारे में जानते हैं। तो पंचायत में जो इलेक्शन होता है, अभी होने वाला भी है बिहार में, तो इसमें एक वोटर एक साथ कितना वोट डालता है? जब एक बार काउंटिंग अंदर जाता है वोट डालने के लिए, तो कितने वोट कास्ट करके आता है बाहर? MLA में तो 1 वोट डाल के आता है, MP में तो 1 वोट डाल के आता है, पंचायत में कितने वोट डाल के आता है? कितने वोट डाल के आता है? नहीं पता आपको, बता देता हूं। जब अंदर जाता है तो एक तो मुखिया या मुखिया हेड का वोट डालता है, ठीक। दूसरा वो अपना वार्ड होता है, एक पंचायत में करीब 12-13 वार्ड होते हैं, 15 वार्ड भी होते हैं, 17 वार्ड भी होते हैं। तो वार्ड होता है तो अपना वार्ड मेंबर का वोट डालता है। तो कितना हो गया? 1 वोट ये डाल के आता है, दूसरा अपना वार्ड के मेंबर का वोट डाल के आता है, तीसरा वोट डालता है वार्ड के पंच का। किसका? पंच का। तो अपने वार्ड का पंच। फिर चौथा डालता है सरपंच, पूरे पंचायत का सरपंच। इसके बाद 5वां डालता है समिति। ये समिति के जो मेंबर चुने जाते हैं हर पंचायत में, 1 या 2 हो सकते हैं। तो ये समिति वाले जो है मिलके बनाते हैं प्रमुख। क्या बनाते हैं? प्रमुख। प्रमुख किस लेवल का होता है? ब्लॉक लेवल का। क्या लेवल का? ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है प्रमुख। तो आपका देखे, एक जो हेडमैन है वो पंचायत का देखता है, और समिति का जो रिप्रेजेंटेटिव वो किसका देखता है? ब्लॉक का। समिति वाले आपस में वोट डालते हैं, प्रमुख चुनते हैं, तो ब्लॉक का देखते हैं। इसका छठा एक और है, वो है जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। तो 6 वोट डालते हैं एक साथ में। कितना वोट डालते हैं? 6। तो आप जब पंचायत में चुनाव डालने जाते हैं तो एक साथ में कितने डालते हैं? 6। तो अब मान लिया आपका कोई पानी की समस्या है तो किसके पास जाइएगा? बिहार में अगर पानी की समस्या है तो किसके पास जाइएगा? नॉर्मली पानी की समस्या के लिए लोग वार्ड मेंबर के पास जाते हैं। सही बात है। डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है तो किसके पास जाइएगा? मुखिया के पास जाइएगा। कोई भी डेवलपमेंट, रोड, नाली वगैरह का। और मान लिया कि आपस में डिस्प्यूट हो गया तो किसके पास जाइएगा? पंच और सरपंच के पास। सही बात है। अगर ब्लॉक लेवल से कुछ योजना की कार्रवाई करवानी है तो समिति के पास जाइएगा। अगर जिला स्तर पर कोई काम करना होगा तो आपको जिला परिषद के पास जाइएगा। समझ गए ना?
तो डायरेक्ट एक आदमी का कितने लोगों से लिंकेज हो गया? एक आपने कितने लोगों को चुना है? 6 लोगों को चुना है। और वहां पर आप लेजिस्लेशन में क्या चुनते हैं? एक एमएलए का एक ही वोट डाल के आते हैं। एमपी में एक ही वोट डाल के आते हैं। यहाँ आप कितना डाल के आते हैं? 6 डाल के आते हैं। तो आपका डायरेक्ट गवर्नेंस जो है, डायरेक्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस सबसे इफेक्टिव कौन है? जहाँ 6 डालेंगे वो इफेक्टिव होगा कि 1 डालेंगे वो इफेक्टिव होगा? 6 डालेंगे वो इफेक्टिव होगा। तो यू आर डायरेक्टली अफेक्टेड फॉर द गवर्नेंस एट द लोकल लेवल अंडर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हो गया? कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इसके लिए जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट के लिए आप डायरेक्टली आप जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ये कब आया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992। अब ये थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा कि ये पंचायती राज के बारे में बातचीत तो चल रही है आजादी के समय से। गांधी जी तो पहले भी बोलते थे कि पंचायत सबसे इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इस पर बहुत सारे कमेटी बने, कमीशन बने, बहुत सारा रिपोर्ट आया गवर्नमेंट का, लेकिन पंचायती राज चालू नहीं हो पाया। हुआ भी तो थोड़ा कम ज्यादा करके हुआ। जो प्रेजेंट लेवल जो पंचायत का जो स्ट्रक्चर है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1992 में आया। इस समय इसके पहले राजीव गांधी 1986 में कोशिश किए कि पंचायत को लाए, लेकिन वो पंचायत नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जो लोकल एमएलए वगैरह जो होते हैं या लोकल जो एमपी होते हैं, वो नहीं चाहते थे पंचायत आगे बढ़े। समझ गए? क्योंकि उनको लगा कि मेरा जो पावर है वो कम हो जाएगा, लोग ज्यादातर मुखिया के पीछे भागेंगे, हमारा वैल्यू कम करने लगेंगे। तो इस कारण जो है सो ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1992 में उस समय नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफी अच्छा काम किया इस पर। As a result, 73rd Constitutional Amendment Act for the village और 74th Constitutional Act आया for the town, municipality। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया कि इसके तहत में एमएलए लोग बगावत कर रहे थे। तो नरसिम्हा राव ने बोला कि नहीं, वी विल गिव सम फंड टू पंचायत, तो वी विल गिव सम फंड टू यू ऑल्सो। और जो एमएलए डेवलपमेंट फंड या एमपी डेवलपमेंट फंड, उसी के साथ शुरुआत हुआ। समझ गए ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है समझा तो जा रहा था, लेकिन दिया नहीं जा रहा था। अब बताइए 1992 में आया, जबकि देश आजाद 1947 में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया है। लेकिन कितने साल लग गए? 40-42 साल लग गए सही ढंग से आने में इसको। तो ये डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट देखिए, पंचायत राज मीन्स ए सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट गिव्स पावर टू एक्सपेक्टेड विलेज लेवल बॉडीज। पावर मिल जाता है, मुखिया के पास कुछ फंड मिलता है, और उस फंड को अलग अलग मद में बांट दिया जाता है कि आप इससे नाला बनवा सकते हैं, इससे आप रोड बनवा सकते हैं, इससे आप ये काम कर सकते हैं, अलग अलग फंड में बांट देते हैं। तो सो दैट लोकल पीपल कैन टेक पार्ट इन प्लानिंग। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, मीटिंग में प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। द आइडिया ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इज एंशिएंट इन इंडिया। ये तो बहुत पुराना है, हम लोग तो प्रेमचंद के साहित्य में पढ़ते हैं। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, पंचायत, पंच परमेश्वर, बहुत पुराना से ही पढ़ रहे हैं। रामायण में पंच बोलता है मुखिया मुखियन चाहिए, खान पान सब एक। रामचरितमानस में 15वीं शताब्दी में बोला जा रहा है कि नहीं? तो पंचायत खैर फाउंड इन टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति में भी है, अर्थशास्त्र में भी है, महाभारत में भी है, वेदाज में भी है, बोला गया है। महात्मा गांधी ऑल्सो सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज, सेल्फ रिलायंट विलेज रिपब्लिक।
ठीक है। इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया आर्टिकल 40 में। कहाँ डाला गया? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहां भी याद किए, यहां भी याद हो जाएगा कि विलेज लेवल पंचायत की बात कर रहा है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें पार्ट 9 एडिशन दिया गया। कौन सा पार्ट एडिशन किया गया? पार्ट 9। आर्टिकल 243 टू 243O, एक ही आर्टिकल के अंदर में ABCDEFGHIJKLMNO करके डाल दिया गया। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट पंचायत से जोड़ दिया गया। बोला टाइड फंड, अनटाइड फंड, अलग अलग। पंचायत बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कब से चालू हुआ? 1992 में अमेंडमेंट आया, 24 अप्रैल 1993 को ये इफेक्टिव हो गया। क्लियर है? पंचायती राज कैसे भाई शुरुआत हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ। कब हुआ? 1952 में। फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के तौर पर शुरू हुआ 1953 में। उसके बाद कुछ कमेटी आई, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या आया? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। बोला कि 3 टियर पंचायत राज सिस्टम। क्या बात किया? 3 टियर। अभी भी 3 टियर है, अभी भी देखा ना, पंचायत विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला इसको। अशोक मेहता बोला कि नहीं, 2 टियर करो और एक जिला परिषद को इंपॉर्टेंट कर दो। किसको इंपॉर्टेंट करो? जिला परिषद को। दांतवाला कमेटी है, वो बोला कि नहीं, ब्लॉक लेवल प्लानिंग करो 1978 में। ठीक। फिर हनुमंतराव कमेटी है, वो बोला कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करो। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है ना, ये अभी भी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व करने की बात है। ये इंपॉर्टेंट है। जीवी के राव कमेटी, ये जिला परिषद, ये पूछता है कि कौन कमेटी जिला परिषद की बात ज्यादा किया, तो जीवी के राव कमेटी ने। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसीलिए हम कीवर्ड डाल दिए हैं ताकि मैचिंग में पूछे तो कंफ्यूजन में आप नहीं आइएगा। एलएम सिंघवी कमेटी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात किया। फिर थुंगन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 5 ईयर टर्म पंचायत का। गाडगिल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, गाडगिल कमेटी। ठीक है, कमेटी का नाम याद रहेगा। बलवंत राय मेहता कमेटी का डिटेलिंग यहाँ कर दिया गया है। अशोक मेहता कमेटी, जो ऊपर लिखा है उसका डिटेलिंग हमने कर दिया है, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दांतवाला कमेटी, जीवी के राव कमेटी, सभी कमेटी का हमने यहाँ पर डिटेलिंग करके आपको बताया कि किस कमेटी ने किस बारे पर जोर दिया। कीवर्ड वहाँ लिख दिया था, अब यहाँ इसको डिटेलिंग कर दिया। थुंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी। और अब यहाँ पर देखिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आया और 24 अप्रैल 1993 में चालू हो गया, उसमें ग्राम सभा के बारे में क्या कहा गया। ग्राम सभा, अब बताइए कि मान लिया कि कोई प्लानिंग करना है रोड बनाने का, तो ग्राम सभा बैठती है, तो सभी वार्ड मेंबर बैठते हैं। ठीक। ग्राम सभा के नॉर्मल पुरुष महिला सबको अनाउंस किया था, सब लोग आके बैठिए। मान लिया कि 2000 आदमी बैठ गए, एक बात कह रहे हैं। नॉर्मली बिहार में एक पंचायत में कितने लोग वोट देने वाले होते हैं? ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 14,000 होता है, वोटर की संख्या 7,000 8,000 होता है ना। पॉपुलेशन 14,000 15,000 है, तो वोटर की संख्या 7,000 8,000 होता है। तो मान लिया कि 2000 आदमी बैठ गया, तो उसके बैठने की तो जगह चाहिए। 2000 आदमी के बैठने के लायक तो बहुत जगह चाहिए। तो एक बड़ा सा जगह में आप उठा लिए लोगों को, आप प्लानिंग किए। प्लानिंग करके आप बोले कि कौन कौन सा योजना है, कैसे कैसे होगा, मान लिया आप बात करते हैं। तो किसी योजना में आपस में डिस्प्यूट हो गया कि नहीं हमको ये रोड बनना चाहिए, वो बोल रहा है ये रोड बनना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में ग्राम सभा में डिसीजन कैसे होगा? कैसे होगा डिसीजन? अगर 2000 आदमी बैठे हैं, वो बोलेगा ये रोड बनना चाहिए, वो बोलेगा वो रोड बनना चाहिए, तो डिसीजन कैसे होगा? क्या बहुमत के आधार पे होगा? तो कैसे होगा?
कैसे होगा डिसीजन? बहुमत के आधार पे नहीं होता है, यहाँ सबकी रजामंदी को तैयार करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट काम है, बात समझे? सभी लोगों को रजामंदी करना पड़ता है, ये है ग्राम सभा। यहाँ पर मेजोरिटी डिसीजन नहीं, एवरीबॉडी डिसीजन जरूरी है, बात समझे कि नहीं? और वहां बैठ के बात करनी जाती है। तो इसमें जो भी डिस्कशन होता है, प्रोग्रेस होता है, जो भी काम होता है, एवरीबॉडी सजेशन इज इंपॉर्टेंट, एक आदमी का सजेशन नहीं, एवरीबॉडी सजेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तो ग्राम सभा अपना मुखिया तो चुने ही रहता है पहला बार में, सरपंच कहते हैं कुछ जगह पर। तो विलेज लेवल में यह लिखा हुआ 3 टियर सिस्टम, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद, आप तो बता ही थे इसको। इलेक्शन कैसे होता है वो तो क्लियर है, इलेक्शन होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नॉर्मली जो है, जैसे बिहार में भी अभी रोस्टर चालू होने वाला है, तो नॉर्मली मान लिया कि एक ब्लॉक में 20 पंचायत है, तो 20 पंचायत है तो 15% सीट हो जाएगा किसके लिए? एससी के लिए। बिहार में एसटी पॉपुलेशन नहीं है तो करीब करीब नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन ईबीसी कैटेगरी के लिए आपको हो जाएगा 20% सीट, महिलाओं के लिए हो जाएगा 33% सीट, ऐसे करके रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी वुमेन, 1/3 फॉर द चेयरमैन रिजर्व फॉर वुमेन। तो ये सब आपको दिया हुआ है कि कितना रिजर्वेशन होगा। 5 साल का टेन्योर है, अगर अर्ली डिजोल्व हो गया तो 6 महीना के अंदर में इलेक्शन करा लेना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, हर स्टेट में क्या होता है? कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है, ये कौन कराती है इलेक्शन को? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। क्लियर है ना? कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है कि वार्ड वाइज इलेक्टोरल रोल तैयार करना, पंचायत इलेक्शन कंडक्ट कराना, सुपरविजन करने के लिए। पावर एंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, सभी इंपॉर्टेंट है, ABCDEFGH IJ KLMNO 243O तक लिखा हुआ है ना। पंचायत पार्ट 9 में है, प्लान 29 सब्जेक्ट 11 शेड्यूल में, लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेज, ये सब पढ़िएगा क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिनांस जो है, रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्कीम्स, डायरेक्ट आता है, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड लोकल पार्टिसिपेशन, SC ST वुमेन रेगुलेशन, दिस वन ठीक है। फिनांस ऑफ पंचायत, पंचायत चाहे तो अपना टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है अपने गांव का लोकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर सकता है। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है पंचायत का? वही सेंटर या स्टेट का फंड होता है, और ये तरह के कुछ कुछ टैक्सेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेट फिनांस कमीशन 243I वो तक है ना, तो आई फिनांस कमीशन की बात करता है। ये कैसे आपको ग्रांट्स इन ऐड वगैरह कैसे चलेगा। ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट्स, सोशल ऑडिट होता है हमेशा, और पंचायत अकाउंट्स का ऑडिट होता रहता है। तो कुछ जगह जो है, कुछ जगह ये पार्ट 9 अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे कुछ ट्राइबल स्टेट, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिली एरिया, जिस सब में ये सब नहीं होता है। बार फॉर इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ये जो इलेक्टोरल मैटर्स का जो केस होता है वो कोर्ट में जाता है ना, तो ये आपको पहले तो अथॉरिटी को चैलेंज करना पड़ता है, बाद में कोर्ट में जाता है। 29 सब्जेक्ट्स में आपको ये सभी सब्जेक्ट्स के नाम है, एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, ये सब काम करना है पंचायत में। एनिमल हस्बेंड्री, बकरी का शेड बनाना, गाय का शेड बनाना, फिशरीज के लिए देना, तालाब खनवाना, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम चलाना, माइनर फॉरेस्ट चलाना, खादी विलेज कॉटेज प्रोग्राम, ये सभी जो है बहुत सारे काम हैं जो कि पंचायत के अंदर, लिस्ट बहुत लंबा है, पढ़ लीजिएगा इसको। कम्युनिटी एसेट बनाना, विवाह भवन बनाना, एक शमशान घाट बनाना, ये सब इसके अंदर में आता है। कंपल्सरी प्रोविजन क्या है कि देयर मस्ट बी इंक्लूडेड द ग्राम सभा इन विलेज 3 टियर पंचायत, ये तो लिही गया। वॉलंटरी प्रोविजन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ MP MLA इन पंचायत आप रख सकते हैं। तो
तो ये आपको देख लीजिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है पेशा एक्ट, पंचायत इलेक्शन एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया एक्ट। क्या कहते हैं? पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये भुरिया कमेटी ने बोला था इसके बारे में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं पर एग्जाम में, भुरिया कमेटी किसके बारे में बात करता है? तो पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज एक्ट के बारे में बात करता है। ये पंचायत जो है, इट वाज प्रपोज टू एक्सटेंड पंचायत राज प्रोविजन टू शेड्यूल एरियाज। झारखंड वगैरह के कंडीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शेड्यूल एरियाज में मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करना इसका काम है। प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट टू ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल का अपना कस्टम्स होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपना शादी का ढंग होता है, तो उनका हर चीज अलग अलग होता है। तो पेशा एक्ट नॉर्मली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जैसे झारखंड में ट्राइबल्स हैं तो ट्राइबल्स के लिए ये पेशा एक्ट लागू होता है। ट्राइबल ट्रेडिशंस को बचाना है, कस्टम को बचाना है, उनको कोई एक्सप्लॉइट न करे, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल जो सिस्टम है वो सूटेबल होना चाहिए। पेशा एक्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एवरी विलेज इन शेड्यूल एरियाज हैज ए ग्राम सभा। जैसे उरांव का विलेज है, मुंडा का विलेज है, तो आपका ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा इंक्लूड पर्सन हुज नेम्स आर इन द इलेक्टोरल रोल्स। 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द scheduled tribes. Chairperson post at all level reserved for scheduled tribes. If there is no ST members in the intermediate district level, the state government को nominate करना है scheduled tribe को। ग्राम सभा safeguard traditions, customs, cultural identity and community resources। तो ये आपको बेसिकली देख रहा है पेशा एक्ट में ट्राइबल्स के आइडेंटिटी, ट्राइबल्स के डेवलपमेंट, ट्राइबल्स के कस्टम, इस पर ध्यान दिया जाता है। करेक्ट? तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमने क्या किया, आपको कुछ शॉर्ट आंसर टाइप 10-11 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फिर हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए और आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-6 पूछ लिए। तो इससे आपका शॉर्ट आंसर से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, लॉन्ग आंसर से राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एक भी गलत होता है तो आप जाके फिर से रिवीजन करना पड़ता है। ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग अभी बात किए हैं। दिस इज रिलेटेड टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है, नगर निगम के बारे में। ठीक है ना? ओके।